अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे जब भी हम कैफ टू का टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं या जब भी हम टेक्स्ट की तैयारी कर रहे होते हैं, जो हमारा एक प्रैक्टिकल एरिया आता है रिटर्न असेसमेंट और अपील्स का, इसमें एक आपका कैलकुलेशन वाला एरिया है जिसमें हम वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो सीखते हैं बनाना। और अमूमन ये जो है वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है बच्चों को तंग करती है। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ नहीं आती कि भाई वेल्थ स्टेटमेंट क्या है क्या नहीं है, किस तरह से बनानी है, क्या क्राइटेरिया है। उसको वह बच्चा अक्सर जो है वो कंफ्यूज करता है और परेशान हो रहा होता है कि जी हमने वेल्थ स्टेटमेंट कैसे बनानी है, क्या इसका तरीक़ाकार होगा। तो हम एक ही लेक्चर लेके चलेंगे। मैं आपको इस एक लेक्चर में बताता हूँ कि वेल्थ स्टेटमेंट क्या है, फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट जो है वो क्या होती है, कब बनानी है, वेल्थ स्टेटमेंट कैसे बनती है, उसकी रिकन्सिलिएशन हमने कैसे करनी है, और फिर हम आपके इसके साथ एक दो सवाल जो है प्रैक्टिस वो भी करते हैं। सो वन लेक्चर, और इस एक लेक्चर में आपको सारा समझ आ जाएगा कि व्हाट इज़ वेल्थ स्टेटमेंट, व्हाट इज़ वेल्थ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सारा कुछ जो है वो हम यहाँ पे लेके चल रहे होंगे। अभी हम लोगों ने रिटर्न्स जो है वो सीखा था, और रिटर्न्स में हमें लग गया पता कि हमने अपनी इनकम जो है वो क्या करनी होती है, डिक्लेयर करनी होती है। तो जो भी रेजिडेंट पर्सन हैं, जो रेजिडेंट टैक्स पेयर्स हैं, उनको रिक्वायर्ड है कि वो अपनी जब रिटर्न जमा करवाएंगे तो आपने अपनी फिर वेल्थ स्टेटमेंट भी जमा करवानी होती है। आप ज़रा कंपनी के अकाउंट्स की बात करें। जब कंपनी अपने अकाउंट्स बनाती है तो कंपनी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताती है कि भाई हमने अपने इतने प्रॉफिट कमाया, इतना लॉस कमाया। फॉर द ईयर डिक्लेयर करती है कि मेरा एक साल का इतना प्रॉफिट है, मेरा एक साल का इतना लॉस है। लेकिन इसके साथ साथ जो है कंपनी क्या करती है, कंपनी अपनी बैलेंस शीट जो है उसको भी डिटर्मिन करती है। वो भी बताती है कि भाई ये मेरी बैलेंस शीट है, दिस इज़ द एक्चुअल पोजीशन ऑफ माय बिजनेस, दिस इज़ माय वैल्यू, दीज आर माय एसेट, दीज आर माय लाइबिलिटीज़। वो उनको भी क्या करती है, बड़ा तफसील में जो है बता रही होती है। तो जिस तरह कंपनी जो है वो जब अपनी बैलेंस शीट बनाती है और हमें बना के दे रहे होते हैं कि आपके ओपनिंग एसेट्स कितने थे, क्लोजिंग एसेट्स कितने हैं, ओपनिंग लायबिलिटीज इक्विटी कितनी थी, क्लोजिंग कितनी है, आपके नेट एसेट्स इंक्रीज हुए हैं डिक्रीज हुए हैं। सेम जब आप कंपनी के अकाउंट्स बना रहे होते हैं तो भाई आपने इसी चीज़ को आके अपनी पर्सनल के ऊपर भी क्या करना है, आपने रेप्लिकेट जो है वो करना होगा। आपने बताना है कि आपकी वेल्थ कितनी है, बेसिकली कि आपकी वेल्थ में क्या इंक्रीज़ क्या डिक्रीज़ आया, आपकी वेल्थ में इजाफा हुआ, आपकी वेल्थ में कमी आई है, वो हमने यहाँ पे क्या करना है, बताना है। तो कौन कौन करेगा वेल्थ स्टेटमेंट? अंडर सेक्शन 1116 है। जितने भी रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं, एओपी जो है उनके लिए लाजमी है वो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो क्या करेंगे, वो फाइल जो है वो कर रहे होंगे। क्या करेंगे? अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो फाइल करेंगे। अब वेल्थ स्टेटमेंट कौन कौन फाइल करेगा? ये वेल्थ स्टेटमेंट में क्या अब आपको फाइल किया रहेगा कि जो आपके टोटल एसेट्स होंगे, जो आपकी टोटल लाइबिलिटीज़ फॉर द ईयर होंगी, उनके बारे में क्या करना होगा, आपने बताना होगा। उसके अलावा जो आपके एसेट्स आपके डिपेंडेंट्स के नाम पे हैं, आपके माइनर चिल्ड्रन के नाम पे हैं, उनकी लाइबिलिटीज अदर डिपेंडेंट्स पे है, वो आपने बताना होगा। उसके अलावा आपने कितने एसेट्स जो है वो ट्रांसफ़र किए हैं, वो आपने बताना होगा। कितने एसेट फॉर द ईयर आपको ट्रांसफ़र हुए हैं, वो आप बताएंगे। उसके अलावा जो आपके एक्सपेंसेस फॉर द ईयर है, एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो आपने बताने होंगे। और एट द एंड आप क्या करेंगे, आप अपनी रिकन्सिलिएशन जो है वो बताएंगे कि आपके ओपनिंग वेल्थ, उसमें इनफ्लोज, उसमें से आउटफ्लोज लेस करेंगे, तो वो क्लोजिंग वेल्थ के क्या होनी चाहिए, बराबर जो है वो होनी चाहिए। अगर आपके रिमेंबर, अगर आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जो है फ़ाइल की है, और वेल्थ स्टेटमेंट फ़ाइल करने के बाद अगर आपको उसमें कोई एरर लग जाए, आपको उसमें कोई ओमिशन, कोई गलती, कोई वैल्यूएशन की मिस्टेक जो है अगर वो नज़र आ रही है, तो अपनी आप रिवाइज वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो क्या कर सकते हैं, वो आप फाइल कर सकते हैं। आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में जो है वो रिवीजन कर सकते हैं। और आपको रिवाइज वेल्थ स्टेटमेंट के लिए कमिश्नर की अप्रूवल भी चाहिए। बिफोर रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो विदाउट आप अप्रूवल ऑफ कमिश्नर जो है उससे भी क्या कर सकते हैं, आप रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी रिवीजन है जिस पे कमिश्नर को लग जाए पता कि ये बोनाफाइड नहीं है, तो आपकी वो रिवीजन को जो है वो क्या कर सकता है, वो इनकार भी कर सकता है। या आपको कोई ऐसा एक्ट या ओमिशन थी जो उस वक्त बोनाफाइड नहीं थी, लेकिन अब आप उसको रिवाइज कर रहे हैं तो वो बोनाफाइड है, तो वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपका रिवीजन का टाइम स्पैन क्या है, 5 ईयर्स के 5 साल की विंडो है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी रिवीजन जो है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल
अगर 2020 की वेल्थ स्टेटमेंट थी तो उसमें कोई भी एरर्स वगैरह रेक्टिफिकेशन जो है वो 2025 तक जो है वो क्या कर सकते हैं, अब कर सकते हैं। उसके बाद है फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट। ये भी जस्ट लाइक वेल्थ स्टेटमेंट है, लेकिन ये कौन करेगा, ये भी रेजिडेंट टैक्स पेयर्स जो है वो कर रहे होंगे। क्या ये हर बंदा फॉरेन इनकम और फॉरेन एसेट स्टेटमेंट जो है जमा कराएगा? द आंसर इज नो। ये सिर्फ वही जमा करवाएंगे जो इस क्राइटेरिया में फुलफिल कर रहे हैं। वो क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपके पास कोई फॉरेन इनकम ऐसी है जो $10,000 से ज़्यादा है, या अगर आपके पास फॉरेन एसेट्स जो हैं वो $1,00,000 से ज़्यादा है, इफ़ दैट इज़ योर थ्रेश, तो फिर आप क्या, इतने मिनिमम आपके पास एसेट, इतनी मिनिमम आपके पास इनकम है, तो फिर क्या करेंगे, आप अपनी ये फॉरेन एसेट स्टेटमेंट जो है वो जमा करवाएंगे। जब आप फॉरेन एसेट स्टेटमेंट जमा कराएंगे उसमें भी सेम वही चीज़ें कि फॉरेन एसेट्स कितने हैं, फॉरेन लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, फॉरेन इनकम कितनी है, फॉरेन एक्सपेंसेस फॉर द ईयर कितने की है, कितने एसेट्स आपके डिपेंडेंट्स के ऊपर है, कितने बच्चों के ऊपर है, कितने ट्रांसफ़र हुए, कितने ट्रांसफ़र आउट किए गए, ये सारा कुछ जो है वो क्या करना है, आपने बताना होगा। और कमिश्नर के पास पावर है, वो आप नोटिस भी इशू कर सकता है कि भाई ये मुझे रिटर्न जो है वो जमा करवा कर दो। वो रिक्वायर्ड स्टेटमेंट्स जो है वो भी क्या कर सकता है, वो आपसे डिमांड कर सकता है। तो ये जो थ्रेश होल्ड है ना, इसमें से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो मिलेगा, और पास्ट पेपर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है इस थ्रेश होल्ड में से आया भी हुआ है। तो अब याद रखना है क्या, कि इनकम आपके $10,000 से ज़्यादा होनी चाहिए और एसेट्स आपके $1,00,000 से ज़्यादा होने चाहिए, फिर ही आप क्या करेंगे, आप अपनी ये फॉरेन इनकम स्टेटमेंट जो है वो जमा करवा रहे हो। उसके बाद चलते हैं कि अभी हमने डिस्कस किया था कि हमें क्या करनी है, हमें वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो जमा करवानी है, और साथ हमें वेल्थ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो भी सबमिट करवानी है। सर जब हम वेल्थ स्टेटमेंट की बात करते हैं तो वेल्थ वेल्थ का मतलब है दौलत, जो हमारे पास होती नहीं है, हम तो गरीब लोग हैं। तो दौलत की स्टेटमेंट हमने बतानी है कि बेसिकली व्हाट इज़ वेल्थ। वेल्थ इज़ बेसिकली आपके एसेट्स, उसमें से आप अपनी लाइबिलिटीज़ को लेस करेंगे, तो आपके पास आते हैं नेट एसेट्स। दिस नेट एसेट्स आर सेड टू बी योर वेल्थ। जब हम वेल्थ स्टेटमेंट की बात करते हैं तो वेल्थ स्टेटमेंट में हमने क्या बताना है, वेल्थ स्टेटमेंट बताना है कि भाई हमारे एसेट्स जो हैं वो कितने हैं, हमारी लाइबिलिटीज़ जो हैं फॉर द ईयर कितनी है, साल के एंड पे हमारे इतनी मालियत के एसेट्स हैं, साल के एंड के ऊपर हमारे इतनी मालियत के लाइबिलिटीज़ हैं, वो हमने बताना होता है। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आपके जो एसेट्स हैं या जो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, ये सारी जो हैं जब आपने डिक्लेयर करनी है, ये आपने हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब जो आपने ओरिजिनल कॉस्ट जो है उसके ऊपर क्या करनी है, लिखनी होती है। इनको कोई किसी किस्म की डेप्रिसिएशन या कोई किसी किस्म की आपकी जो फेयर वैल्यू है उसके ऊपर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2021 में एक कार ली, और कार मुझे कॉस्ट की फॉर एग्ज़ाम्पल 3 मिलियन की। आज 2026 है, मैं 2026 में जाता हूँ और मार्केट रेट लगवाता हूँ, उस गाड़ी का मार्केट रेट जो है वो 44 लाख है। दैट इज़ फेयर वैल्यू, दैट इज़ कॉस्ट। लेकिन मैं इस गाड़ी को हमेशा क्या करूँगा, अपनी कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करूँगा। मैं आपको इसको फेयर वैल्यू के ऊपर जो है वो कभी भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है। सेम गोज विद लाइबिलिटीज़। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ आपकी ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड होगी। बिकॉज एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो उस न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर गिवन करेगा। एग्जामिनर आपको किसी भी एसेट्स की फेयर वैल्यू गिवन करेगा, आपको इसकी ओरिजिनल कॉस्ट गिवन करेगा, आपको इसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट जो है वो गिवन कर देगा। आपने याद रखना है कि वेल्थ स्टेटमेंट के लिए जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट है वही रेलेवेंट होगी। हम उसी के ऊपर रह के क्या करेंगे, अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अच्छा, समटाइम्स क्या होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं और आप फॉर एग्जांपल बिज़नेस कर रहे हैं। आपका बिज़नेस में कैपिटल लगा हुआ है, सरमाया लगा हुआ है, ये भी आपका एसेट्स है, इसको भी आप यहाँ पर लेके चल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल बीइंग अ सोल प्रोप्राइटर, आपने बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट की हुई है, या बीइंग एन एओपी के मेंबर, आपने बिज़नेस में जो है वो क्या की हुई है, आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो यहाँ पे जो आपका कैपिटल होगा वो आपने लिखना है। डैट इज़ योर क्लोजिंग कैपिटल जो है, उससे क्या लिखना होगा, आपने यहाँ पर रिकॉर्ड करना होगा। और जब हम क्लोजिंग कैपिटल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका कैपिटल जो है वो अपडेटेड कैपिटल जो है वो आ रहा होगा, जिसको भी हम देखेंगे कि हमारा वेल्थ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में किस तरह से हम इसको लेकर चल रहे होते हैं।
तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि आपका ओपनिंग कैपिटल जो होगा आप वो देख लेंगे कि ओपनिंग कैपिटल कितना था आपका। इसमें जो अगर आपने कोई न्यू कैपिटल इंजेक्ट किया हुआ वो देख लेंगे, कोई ड्राइंग्स की गई वो देख लेंगे, कोई प्रॉफिट उसने आपको दिया वो देखेंगे। तो आपके पास जो क्लोजिंग कैपिटल है वो एडजस्टेड कैपिटल जो है वो आप यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे। तभी हम सवाल में इसको ज़रा समझते हैं। उसके बाद है वेल्थ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। क्या? वेल्थ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सर दिस इज रिकन्सिलिएशन। हमने करना है, हमने रिकनसाइल करना है ओपनिंग वेल्थ को किसके साथ? क्लोजिंग वेल्थ के साथ। तो हम यहाँ पे लेंगे आपकी ओपनिंग नेट वेल्थ। हम क्या लेंगे आपके सबसे पहले यहाँ पर ओपनिंग नेट वेल्थ। ओपनिंग नेट वेल्थ का मतलब क्या है कि आपके ओपनिंग एसेट्स जो होंगे उसमें से जो ओपनिंग लाइबिलिटीज़ होंगी आप उनको लेस करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? आपके पास ओपनिंग नेट वेल्थ आ जाएगी। इसमें आप ऐड करेंगे इनफ्लोस। अब इनफ्लोस इनकम, दैट इज़ योर इनफ्लो। आपको जो गिफ्ट मिलेगा दैट इज़ योर इनफ्लो। आपको जो इनहेरिटेंस विरासत में चीज़ें मिल रही होंगी दैट इज़ योर इनफ्लो। उसके अलावा आपको जो फॉरेन करेंसी या फॉरेन करेंसी वैल्यूएशन या फॉरेन करेंसी गेन आएगा वो इनफ्लो। फॉरेन करेंसी गेन आपका बेसिकली इसमें आ जाएगा। आपका गेन ऑन डिस्पोजल, आपने एसेट्स वगैरह बेचे हैं उसके ऊपर जो गेन हुआ वो आपका इनफ्लो है। तो ये जो इनफ्लोज होंगे ना आप ये वाले सारे, आप अपने इनफ्लोज को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ये वो इनफ्लोज हैं जिसकी वजह से आपका वेल्थ जो है वो इंक्रीज हो रही है। इसके बाद जो आपके आउटफ्लोज होंगे वो आपने क्या करवाने हैं? वो आपने इसमें से लेस करवाने हैं। अब आउटफ्लोज में क्या कुछ आएंगे कि जितने भी आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं जिस पे आपकी वेल्थ कम हो रही है आप वो लिख देंगे। आपने गिफ्ट किसी को दिया, आपकी जेब से पैसा चला गया, एसेट कम हो गया वो आ जाएगा। आप टैक्सेस जो है पे कर रहे हैं वो इसमें आ जाएगा। आपका लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ, आपका लॉस ऑन डिस्पोजल जो है वो हो गया, आप उसको यहाँ पे क्या करेंगे? आप रिकॉर्ड कर रहे होंगे। उसके अलावा आपका बिजनेस में लॉस हो गया, आपका सरमाया डूब गया, आप वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो ये आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएंगे। तो ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग नेट वेल्थ प्लस इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगी? आपके पास ये आ जाएगी क्लोजिंग नेट वेल्थ। आप इसको रिकॉर्ड करेंगे और क्लोजिंग नेट वेल्थ जो है जो आप क्लोजिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ होंगी उसके बराबर होंगे। अब यहाँ पे ना आपने जब ये चीज़ लेके चलनी है, जब आपने वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है तो आपको मल्टीपल किस्म की एडजस्टमेंट्स गिवन होंगी। आपने उन एडजस्टमेंट्स का इम्पैक्ट जो है वो कैलकुलेट करना है। आपको मल्टीपल किस्म की एडजस्टमेंट्स गिवन होंगी, आपने उन एडजस्टमेंट्स का इम्पैक्ट जो है वो कैलकुलेट करना है। अब कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स हैं जो बिल्कुल न्यूट्रल हैं जिसका वेल्थ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। कौन कौन सी? फॉर एग्जाम्पल आपने रिपेमेंट ऑफ लोन, आपने लोन रिपे किया। सर लाख रुपए का लोन रिपे किया, लाख रुपए से आपका कैश कम हुआ और लाख रुपए से आपकी लाइबिलिटी कम हुई, नेट क्या हुआ? ज़ीरो। परचेज ऑफ एसेट, सर आपने मशीन ली, बड़ा कैश कम हुआ, नेट आपका ज़ीरो। उसके बाद है डिस्पोजल ऑफ एसेट एट कॉस्ट। 1 लाख की चीज़ थी, 1 लाख की बेच दी, कोई इनफ्लो नहीं हुआ, ज़ीरो। ये जो आपका सेल ऑफ एसेट्स है, डिस्पोजल ऑफ एसेट एट कॉस्ट है, या आपकी लोन की रिपेमेंट है, या आपका एसेट्स का परचेज करना है, ये वो एडजस्टमेंट्स हैं जिसका आपकी वेल्थ के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जी डिस्पोजल ऑफ सेल जो है, सेल ऑफ शेयर्स जो है वो आपने कर दी हैं फेस वैल्यू के ऊपर, आपने लिए भी फेस वैल्यू के ऊपर से उतने के बेचने, कोई गेन नहीं हुआ। अब देखें मैं आपको सिंपल सी बताता हूँ, आपकी शेयर आपने कॉस्ट किया था, आपने शेयर लिया था 15 रुपये का एक, और आपने इसको डिस्पोज ऑफ भी किया है 15 रुपये का, लिया भी कितने का? 15 का, बेचा भी कितना है? 15 का।
नो गेन नो लॉस, 15 रुपये गया, 15 रुपये कैश आया, आपके बैलेंस शीट आपके वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप इसको शेयर को बेच रहे हैं महंगा, आपने लिया था 15 का और आप डिस्पोज ऑफ करते हैं, आप इसको सेल करते हैं 30 का, तो 30 माइनस 15, 15 गेन होगा। अगर ये गेन आया तो इस गेन की वजह से आपकी वेल्थ इंक्रीज होगी, इस गेन की वजह से आपकी वेल्थ इंक्रीज होगी, अदरवाइज आपकी वेल्थ में कोई किसी किस्म का फ़र्क जो है वो नहीं पड़ रहा होगा। तो सर आपने याद रखना है, आपने याद रखना है कि ये जो गेन होगा, ये जो लॉस होगा, इसका इम्पैक्ट आएगा आपकी वेल्थ के ऊपर। इसको हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। आपकी जो इनकम होगी, चाहे वो टैक्सेबल है चाहे वो एग्जेम्प्ट है, इसका इम्पैक्ट आएगा, इससे आपकी वेल्थ जो है इंक्रीज होगी। जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, जो खर्चे वगैरह पे किए हैं, इससे आपकी वेल्थ जो है उसमें कमी आएगी, इस पे आपका इनकम का इम्पैक्ट आएगा। तो ये वो है जिसका हम इम्पैक्ट रिकॉर्ड करेंगे, जो इनफ्लोज आउटफ्लोज में आएंगे, और ये वो है जिसका इनफ्लोज आउटफ्लोज में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि कौन सी न्यूट्रल आइटम्स हैं और कौन से आइटम्स जो हैं वो क्या कर रही होंगी, इनके ऊपर असरअंदाज जो है वो कर रही होंगी। तो यू हैव टू रिमाइंड दिस, यू हैव टू रिमेंबर दिस कि कौन से आइटम्स हैं और कौन से आइटम्स हमारी नहीं हैं, क्या हैं, कैसे हैं, किस तरह से हैं। यू शुड रिमेंबर दिस, आपको पता होना चाहिए। सो दैट इज़ अबाउट द वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब जो है हम एक सवाल देखते हैं। थ्योरेटिकल मैंने को बता दिया है, अब इसका सवाल हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या कहता है और क्या नहीं कहता उस सवाल के बारे में। जैसे ये 2017 का सवाल है, इसको देखते हैं। कहता है जी, प्रिपेयर जाहिर वेल्थ स्टेटमेंट एंड वेल्थ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फॉर द टैक्स ईयर 2017। हमने टैक्स ईयर 2017 के लिए उसकी वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो बनानी है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हम पैरेलली बना लेते हैं। यहाँ पे हम इस पर लिख लेते हैं वेल्थ स्टेटमेंट। सवाल जाहिर है, क्वेश्चन नंबर 6 है। यस, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, अटैम्प्ट है 20 नंबर 17 की, जाहिद का सवाल है। यहाँ पे हम इसकी बना लेंगे वेल्थ स्टेटमेंट। और इसके सामने ही हम इधर बना लेते हैं इसकी वेल्थ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। वेल्थ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनती है ना, ये एज ओन बनती है ईयर एंड के ऊपर। ईयर एंड क्या है यहाँ पे 2017, तो हम यहाँ लिख देंगे 30 जून 2017 के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जो है हमने वो बनाई हुई है। अब हम देखते हैं कि जी जाहिद द सोल प्रोप्राइटर ऑफ एफजी एंड कंपनी इज़ अ रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड इज़ इन द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग वेल्थ स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। उसने रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन बता दी है। एसेट एंड लायबिलिटीज इन द वेल्थ स्टेटमेंट फॉर टैक्स ईयर 2016 वर एज फॉलो। ये 2016 के हैं, तो ये ओपनिंग है। ये सारा कुछ हमें गिवन किया है कि किसके बारे में है, ये ओपनिंग के बारे में। एग्रीकल्चरल लैंड हयाताबाद में था, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी डीएचए में है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर लिस्टेड कंपनी है, 11 लाख रुपए की। बिजनेस कैपिटल जो है वो कितने का, इसका 4 मिलियन का है। मोटर व्हीकल 1540 की है। कैश एट बैंक 6 लाख का है। ओपनिंग कैश इन हैंड जो है वो कितने का है, 3 लाख का है। ये उसके आगे एसेट्स, ये हो गया जी इसके एसेट्स। ये इसकी यहाँ पे आगे लाइबिलिटीज़ में बैंक लोन है, ये इसके नेट एसेट्स हैं। तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ दैट इज इट्स ओपनिंग वेल्थ। ये क्या है, इसकी ओपनिंग वेल्थ है। तो ये कितनी बनती है, ओपनिंग वेल्थ है 140,400। हम यहाँ पर लिख देते हैं ओपनिंग वेल्थ में नेट एसेट्स एज एट 30th जून 2016, या आप इसको यकम जुलाई 2016 भी कर सकते हैं। इफ़ यू आर कंफ्यूज विद डेट, तो मैं इसको फिर लिख लेता हूँ जी, यकम जुलाई 2016 की ओपनिंग है। कितने हैं सवाल में, 14। ये आ जाएगा जी 1404000, यही है। यप्स यही है। अब इसमें हमने इनफ्लोज ऐड करने होंगे और आउटफ्लोज जो हैं वो हम इसमें क्या करेंगे, लेस करवाएंगे, तो हमारी रिकन्सिलेशन बन जाएगी इनफ्लोज और आउटफ्लोज। अच्छा जी, ये हमने लिख लिया बैलेंस को।
अब कहते हैं डिटेल्स एफडी की ये है, इनकम बिजनेस ये है, ट्रांजेक्शंस की ये है फॉर द ये। बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड बैंक जो है 30 जून को 157 एंड 730 जो है वो उसने हमें यहाँ पे गिवन किया है। और उसने ट्रांजेक्शन्स दिए हैं। अच्छा, ये ट्रांजेक्शन्स जो है ना, ये ट्रांजेक्शन देखें, बैलेंसेस जो होते हैं, बैलेंसेस आपके एज इट इज़ किस में जाते हैं, वेल्थ स्टेटमेंट में जाते हैं। ये ट्रांजेक्शन्स जो हैं ये जाती हैं आपकी वेल्थ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में, और वहाँ पे हम जाके इनका इम्पैक्ट जो है वो ले रहे होते हैं। यदि पेड एंड एडवांस पे किया, कंपनी के शेयर्स बेचे हैं 3.5 लाख रुपए के, और गिफ्ट किए हैं शील्ड कंपनी के ब्रदर शेयर्स जो हैं परचेज की वजाहत ने 1 लाख के, हालांकि मार्केट वैल्यू जो है वो कितने की थी, 1.5 लाख की थी। तो ये हैं लोन की रिपेमेंट है, पर्सनल एक्सपेंसेस है, नेट रिसीट अगेंस्ट एग्रीकल्चर इनकम जो है 25 लाख की है ये। तो भाई जो हमें डिटेल्स गिवन है वो हम देख लेंगे। हमें यहाँ पे गिवन है एग्रीकल्चर लैंड, वो है 5 मिलियन का, इसकी कोई डिटेल्स नहीं है, तो हम इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेंगे कि हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एग्रीकल्चरल लैंड, ये कितने का होगा, 5 मिलियन का होगा। हम इसे क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन डीएचए, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पर डीएचए की प्रॉपर्टी जो है वो लिख लेंगे। वो कितने की थी, वो 3 मिलियन की थी, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद है इसके पास शेयर्स। अब देखें शेयर्स की बात करते हैं। 1.1 मिलियन के ओपनिंग शेयर्स थे। इस 1.1 मिलियन के ओपनिंग शेयर्स में से इसने शेयर्स जो परचेज किए थे 50,000 रुपये के, इसने एक वो बेचे हैं, और इसने लाख रुपए के शेयर्स जो हैं वो गिफ्ट कर दिए हैं। तो इसकी अगर शेयर्स की बात करें तो सर इन शेयर्स में तब्दीली आई है। देखिए ओरिजिनल कॉस्ट पे हमारे पास शेयर्स जो हैं वो 1.1 मिलियन के थे। अब इसने 50,000 वाले शेयर्स कितने के बेचे हैं, इससे 50,000 वाले शेयर्स में 3.5 लाख के, वो गेन जो है वो वहाँ जाएगा 3 लाख रुपए का वेल्थ रिकन्सलेशन में। यहाँ पे तो हम बैलेंसेस लिख रहे हैं। मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना है, मेरे पास जो क्लोजिंग बैलेंस है 50,000 रुपये का, और लाख रुपए के शेयर जो है मैंने अपने भाई को गिफ्ट कर दिए, इसने गिफ्ट कर दिए हैं। तो ये आप लेस करवाएंगे, 1.5 लाख चला जाएगा, तो 9.5 लाख रुपए के शेयर्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं, मौजूद हैं। हमने वो यहाँ पर लिख दी हैं। उसके अलावा ये शेयर भी होगा। बिजनेस कैपिटल 4 लाख का। तो बिजनेस कैपिटल में इसमें इन्वेस्टमेंट हुई है ना, इसमें मूवमेंट हुई है, तो हम बिजनेस कैपिटल ले लेंगे। अभी पैसा आपको ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस दिस 4 मिलियन का कैपिटल है, ठीक है जी, हमने यहाँ पे ले लिया 4 मिलियन का। तो ये आ गया जी 4 मिलियन का हमारे पास कैपिटल आ गया। प्रॉफिट इसने ऐड किया है फॉर द ईयर 25-40 का, ये इसने हमें गिवन किया है, ये हम इसमें ऐड करेंगे और लेस करेंगे ड्राइंग 450 की, तो हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। तो 4 माय जमा 25-40, 26 65-40 माइनस 450, ये बन जाएगा 6090,000,000। ये आपके पास आ गया क्या, क्लोजिंग कैपिटल जो है वो आ गया। मोटर व्हीकल में कोई सी चेंजिंग नहीं आई है, तो हम व्हीकल जो है वो क्या लिखेंगे, एज इट इज लिख देंगे, वो कितने की होगी, 1540000 की आपके पास व्हीकल जो है वो आ जाएगी। उसके बाद सर कैश इन बैंक और कैश इन हैंड उसने हमें गिवन किया है, 157,500 है और 730 है। तो कैश इन बैंक जो है, कैश इन हैंड जो है वो था हमारे पास 157,500, और सर ये कैश इन जो बैंक है वो है हमारे पास 730,000, हमने उसको भी लिख लिया। तो ये भी हो गया। अच्छा, एडवांस पे किया है। अब देखो ये एडवांस 10 लाख पे किया अगेंस्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ 1 करोड़। तो कैश गया, अब कैश हमारे पास नहीं है, लेकिन उसके बदले में हमारे पास एक एडवांस जमा हो गया, वो हमारे लिए एसेट आएगा। तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे, एडवांस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। कल अगर प्रॉपर्टी मिल जाएगी तो हम एडवांस खत्म कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, अपनी प्रॉपर्टी जो है वो लिख रहे होंगे। फिर इसमें से हम लेस करवा देंगे अपनी लाइबिलिटीज़। सर लाइबिलिटीज़ बिकॉज ये गेन है इसका, ये सारा तो वहाँ जाएगा ना, ये भी उधर जाएगा, रिसीट्स भी वहाँ आएगी, वेल्थ रिकन्सलेशन ये आएगा। आपकी लाइबिलिटी थी 15 लाख की, 15 लाख में से आपने 2 लाख जो है वो पे कर दिए। लाइबिलिटी थी आपकी 15 लाख रुपए की, 2 लाख जो है वो आपने क्या किया, इसमें से पे किया, तो रिमेनिंग आपकी लाइबिलिटी जो बन गई है वो बन गई है 13 लाख का लोन रिपेएबल है। तो अब आप करेंगे इसको सम, तो सम करेंगे आपके पास आ जाएगा
नेट एसेट्स ये बनेंगे 30 जून 2017 के। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा आपके पास 1,7,1,6,7,5 ये बनते हैं आपके नेट एसेट्स। अब ये जो नेट एसेट्स आए ना, ये सर ये बराबर साबित करने हैं। ये इनफ्लोज और आउटफ्लोज लेस करके हमने ये बराबर साबित करने हैं। अब इनफ्लोज इसमें ऐड करें तो इनफ्लोज में एक हमारे पास बिजनेस की इनकम आई है, वो ये इसने हमें यहाँ सवाल में गिवन की थी, जो हमने यहाँ ऐड भी की थी, ये 25-40 की। ये 25-40 की इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद इसको एक इनकम जो है वो कैपिटल गेंस भी मिली है। कैपिटल गेंस इसको मिला था, ये इसने हमें यहाँ पे बताया हुआ था कि इसके जो 50,000 के शेयर्स थे वो उसे 3.5 लाख के बेच दिए हैं। कैपिटल गेंस जो है वो 3.5 लाख के आपने शेयर्स बेचे हैं, और वो शेयर्स कितने के लिए थे, आपने 50,000 के लिए थे। कितना गेन हुआ। अब गेंस इनकम्स जो है वो हमने वेल्थ रिकन्सिलिएशन में जो है वो क्या करनी है, ऐड करनी है। तो अभी हम देख लेते हैं। तो ये आ गया आपके पास 3 लाख। 3 लाख गेन जो है वो हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे। और तो इसमें कुछ भी नहीं है, और है इसमें, हाँ ये एग्जैक्ट इनके 25 लाख रुपए की, वो भी हमने क्या करनी है, वो इसमें ऐड करनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एग्जैम्प्ट इनकम जो है 25 लाख रुपए की है, वो हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 25 लाख रुपए की एग्जैम्प्ट इनकम जो है वो हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये इनफ्लोज आ गए। अब इसमें से हम यहाँ पे ले लेंगे आउटफ्लोज जिससे हमारी वेल्थ कम हो रही है। तो आउटफ्लोज में सबसे पहले आपके जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं वो हम यहाँ पे लेके चलेंगे। आप एक अपने, जब आप अपनी पोर्टल के ऊपर वेल्थ स्टेटमेंट फाइल कर रहे होते हैं तो एक सेपरेट टैब में जाके अपने आप पर्सनल एक्सपेंसेस सारे कैलकुलेट करते हैं। जब आप अपने सारे पर्सनल एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो कैलकुलेट करने के बाद जो है आपके पास उन एक्सपेंसेस का सम आता है, तो वो हम यहाँ पे लेस करवाते हैं। हमें यहाँ पे एक्सपेंसेस गिवन है, दैट इज़ 20,75,000, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2,075,000 ये आ जाएंगे हमारे पास एक्सपेंसेस। फिर जो आपने गिफ्ट किया हो वो आप यहाँ पे लेस करवाते हैं। अब हमने यहाँ पे गिफ्ट जो किया था ये है, ये जो शेयर गिफ्ट किए थे लाख रुपए के, उससे भी हमारे एसेट्स कम हुए ना, हमें तो कुछ मिला नहीं है वो तो यहाँ पे लेस हो जाएगा। उसके अलावा जो आपके टैक्सेस वगैरह पे किए होंगे वो बेशक इनकम के ऊपर हैं, ये कहीं भी टैक्सेस पे किए वो लेस करवा देंगे। अब कहते हैं जी टैक्सेस, ये पॉइंट था कि कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स है 37,500 का, वो हमने यहाँ पे क्या किया है, पे किया है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 37,500 का, यहाँ पर हम टैक्स जो है वो यहाँ पर ले लेंगे। तो और तो इसमें कुछ भी नहीं है। अब आप इसको जमा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास नेट एसेट्स एज ऑन 30 जून 2017, और ये इसके बराबर होने चाहिए 1,7,1,6,7,500। तो आप देख लें ये इसके बराबर हैं कि नहीं, अभी हम देख लेते हैं। दैट इज़ 14,040,000 प्लस 25,40 प्लस 3 लाख प्लस 25 लाख माइनस 2,075,000 माइनस 1 लाख माइनस 37,500, तो ये बनेगा जी 1,7,1,6,7,500। इसका मतलब मैंने ये वेल्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही बनाई है, यही इसका जवाब आना चाहिए था। तो इस तरह ही हम क्या करते हैं, अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो बना रहे होते हैं। ठीक है सर, ये बड़ा अच्छा सवाल था वेल्थ स्टेटमेंट कैलकुलेशन का। तो सिंपल अगर मैं समराइज़ करूं इसको, जो आपके इनफ्लोज हैं, इनफ्लोज का मतलब जो आपने कमाई की है, मतलब जो आपके प्रॉफिट्स हैं, जो आपके गेन्स हैं, जो आपकी इनकम है, ये तीनों कहाँ जानी है, ये आपकी वेल्थ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में जानी है एज अ इनफ्लोज। जो आपके आउटफ्लोज है, आउटफ्लोज में आपके एक्सपेंसेस, आपके गिफ्ट हो गए,
आपके टैक्सेस जो भी पे किए हैं आपने, टैक्स सैलरी पे किया है, आपकी इनकम तो कम हुई है, कैपिटल गेन पे, प्रॉपर्टी पे, बिजनेस पे जो टैक्स पे किए हैं वो सारे आपने वहाँ लेके जाने हैं। और जो वेल्थ स्टेटमेंट है, जो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट बनेगी, इसमें सिर्फ आपके क्या आने हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस और ये हिस्टोरिकल कॉस्ट अमाउंट पे आने हैं, एक्सेप्ट बिजनेस कैपिटल। बिजनेस कैपिटल में जो एडिशन डिलीशन होगी उसको हम क्या कर रहे होंगे, एज इट इज़ लेकर चल रहे होंगे। तो दिस वॉज अ वेरी ग्रेट क्वेश्चन जिसको हम यहाँ पर लेकर चल रहे होते हैं। ठीक है जी। सो एक और सवाल है, और ये सवाल जो है ऑटम 2024 का है, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट क्वेश्चन। और ये भी किससे रिलेट कर रहा है, ये भी वेल्थ स्टेटमेंट से रिलेट कर रहा है। कहता है अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनर 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर, प्रिपेयर रुस्तम मिर्जा वेल्थ स्टेटमेंट एंड वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर टैक्स ईयर 2014 अलॉन्ग विद द नेसेसरी वर्किंग्स के हिसाब से आपने इसकी वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो बनानी है। उसने कहा है जो इसकी वेल्थ स्टेटमेंट फॉर टैक्स ईयर 2023 थी, मतलब ओपनिंग स्टेटमेंट है, उसके 5,000 शेयर हैं लिस्टेड कंपनी में, ये एट कॉस्ट भी बने 3,60,000 रुपये के, हाउस है मलिर पे, फर्नीचर है, पर्सनल कार है, बैंक बैलेंस है, कैश इन हैंड है, ओपनिंग है, लोन पेबल है, सेम है। ग्रॉस सैलरी अर्नड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज़ 3.6 मिलियन वाइल टैक्सेस डिडक्टेड फ्रॉम हिट सैलरी 435। ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी आपकी वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। फिर 1000 न्यू शेयर इन लिस्टेड कंपनी वॉज परचेज फॉर 80 रुपीज़ ईच ऑन 30 जून 2024। मार्केट वैल्यू ऑफ 5,000 शेयर प्रीवियसली हेल्ड वॉज 375,000। तो आपने 1000 शेयर्स जो हैं वो क्या लिए हैं, ने लिए, और जो प्रीवियस 5,000 शेयर्स थे उसकी वैल्यू क्या थी, 375,000 थी। तो आप क्या करेंगे, आपके पास एट कॉस्ट जो है वो आप रिकॉर्ड करेंगे, वो है आपके पास 3,60,000 के, ओपनिंग शेयर्स पड़े हुए थे 5,000, इसमें आपने 1000 शेयर्स लिए हैं तो आपके पास 80,000 के हिसाब से आ जाएंगे, 4,40,000 रुपये के बन जाएंगे। कार ऑब्टेन की है थ्रू अ ट्रेडिंग स्कीम, आपने ओल्ड कार दी है, नई कार जो है वो आपने ले ली है। प्राइस डिफरेंशियल इज़ 12 लाख पेएबल ऑन अ 2 मंथ क्रेडिट, आपने 12 मंथ का क्रेडिट जो है वो क्या करना है, पे करना है। इसका मतलब गाड़ी जो है वो आपकी ओल्ड थी 1850 की, और आपने 12 लाख पे करना है, तो 2 लाख का आप 12 लाख इसमें ऐड करेंगे, ये बन जाएगा आपकी 30-50 की जो है वो आपकी गाड़ी बन जाएगी जो आपने लिखनी होगी। पेमेंट आपने की है 4 लाख रुपए की टू अ फ्रेंड, आउटस्टैंडिंग लोन की लाइबिलिटीज़ की पेमेंट हो गई है। पर्सनल एक्सपेंसेस जो हैं 26 लाख के हैं, और 20,000 जो है वो आपने किस में पे किया है, कैश में पे किया है। गिफ्ट आपने सिस्टर को दिया है थ्रू अ क्रॉस चेक, ये आपने यहाँ पर डिस्कस आउट किया है। तो जैसे क्वाइट सिंपल क्वेश्चन, अगर आप इसको जल्दी सॉल्व करना चाहें। अब इसमें एक देखिए कि इसमें ना आपको उसने बैंक का बैलेंस नहीं दिया हुआ क्लोजिंग, और कैश का बैलेंस नहीं दिया हुआ क्लोजिंग, तो इसका मतलब हम जो छोटी बहुत वर्किंग करेंगे वो हम बैंक बैलेंस की वर्किंग कर देंगे, मतलब सैलरी का आना, टैक्सेस का पे होना, शेयर्स का पे होना, वो हम कर लेंगे बैंक से, और ये हम सारा किस में से निकाल देंगे, कैश से निकाल देंगे। तो अगर मैं इसकी, अब मैं ज़रा जल्दी से बना दूँ, मैं वेल्थ स्टेटमेंट जो है अगर बना लूँ, वेल्थ स्टेटमेंट, मैं अब प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं जाऊंगा, हम इसको सिंपल्स जो है वो वेल्थ स्टेटमेंट अपनी जो है लिख लेते हैं। तो आपके पास आ जाएगा रेजिडेंशियल हाउस, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वो है 45 लाख रुपए का, हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ये आपके पास क्या आ गया, 45 लाख रुपए का रेजिडेंशियल हाउस आ गया। फिर शेयर्स जो हैं, अभी हमने यहाँ पे वर्किंग की है, उसके पास ओपनिंग शेयर्स जो हैं वो 3,60,000 के थे, उससे 80,000 रुपये के शेयर्स जो हैं वो मज़ीद लिए हैं, तो उसके शेयर्स जो हम कितने के हो गए हैं, 440 के हो गए हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जो शेयर्स हैं उसके, अब शेयर्स लिस्टेड कंपनी के, अब वो कितने के हैं उसकी कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे, वो है 4,40,000 के ऊपर रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद है फर्नीचर, उसका 5,20,000 का आ जाएगा, हमने ये भी लिख लिया कि आपके पास फर्नीचर आ गया कितना, 5,20,000 रुपये का आपका फर्नीचर जो है वो आ गया। उसके बाद पर्सनल गाड़ी, भाई गाड़ी मैंने आपको अभी यहाँ बताई है कि गाड़ी अब आपने ली थी 1850 की पुरानी थी, 12 लाख आपने बिजली और डाल दिया, तो 30-50 की गाड़ी जो है आपकी यहाँ पे आएगी। अब कार जो है वो कितने की आएगी, 30-50 की कार जो है आपकी वो आएगी। उसके बाद है बैंक बैलेंस, हमें पता नहीं है, कैश इन हैंड जो है वो हम निकाल सकते हैं। अच्छा, सैलरी इधर नहीं आएगी, शेयर्स हो गए हैं, कार हो गई है, पेमेंट लोन में आएगी, पर्सनल एक्सपेंसेस, गिफ्ट भी यहाँ पे भी नहीं आएगा। तो कैश हमारे पास ओपनिंग जो है 50,000 था, 20,000 हमने कैश पे कर दिया, तो 50 में से 20 चला गया,
तो हमारे पास आ जाएगा 30,000 जो है वो कैश में आ जाएगा। ये आपका कैश का बैलेंस आ गया 30,000 रुपया। तो सर ये भी हो गया, हमारे पास कैश का बैलेंस आ गया। अब ना मुझे यहाँ पे बैंक का बैलेंस निकालना है, बिकॉज कुछ पेमेंट्स जो हैं हम अजम्पशन भी चल रहे हैं वो बैंक से हुई हैं। बैंक का ना मेरे पास ओपनिंग बैलेंस था 4,35,000। ये 4,35 जो है वो ओपनिंग बैलेंस था, क्लोजिंग मुझे गिवन नहीं है। तो सैलरी जो मैंने अर्न की है 36 लाख रुपया सैलरी, वो भी मेरी बैंक में आई होगी, क्योंकि अगर कैश में गिनी होती तो कैश का नाम लेता। फिर सैलरी पे टैक्स पे किया है 4,35 का, वो भी हम एज्यूम करते हैं बैंक से उड़ गया। उसके अलावा शेयर्स गए हैं, शेयर्स खरीदे हैं, तो पेमेंट हमने किससे की है 80,000 रुपये की। उसने कैश गिवन किया होता हम कैश गिवन कर लेते, लेकिन चूँकि ये नहीं गिवन तो हम एज्यूम करते हैं बैंक से। अब गाड़ी जो ली है, गाड़ी का 1 रुपया भी पेएबल नहीं है, पे नहीं हुआ, पेएबल है। फिर पेमेंट ऑफ लोन हुई है 4 लाख रुपए की, तो वो 4 लाख रुपया हम यहाँ से भी निकाल देंगे, वो भी लेस हो जाएगा। फिर पर्सनल एक्सपेंसेस जो हैं वो हुए हैं 26 लाख रुपए में से, इसमें से 20,000 रुपये कैश में से हैं। तो इसका मतलब 25,80,000 जो हैं वो हमने किस में से पे किए हैं, बैंक में से पे किए हैं। और इसके अलावा गिफ्ट ऑफ 35,000 हुआ है थ्रू क्रॉस चेक, ये तो उसने हमें यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 35,000 हमने ये पे किया। तो 4,35 ओपनिंग था, 36 सैलरी आ गई हमारे पास, 4,35 का टैक्स पे हुआ, 80,000 के शेयर्स लिए, 4 लाख रुपए के लोन की रिपेमेंट हुई, पर्सनल एक्सपेंस 25-80 के आगे, 35,000 हमने सिस्टर को जो गिफ्ट पे किया वो आ गया। तो आपके पास जो बैलेंस आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस होगा। एंड एज्यूमिंग डेट ये कितना है हमारे पास, अब 5,05,000 जो है इसका बैलेंस बन रहा होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अपना बैंक बैलेंस जो हमने वर्किंग पे निकाला है, बिकॉज टेक्निकली सबसे ज़्यादा वर्किंग जो है वो इसी की हो सकती है। ये आपके पास आ गया 5,05,000। आप इसको जमा करेंगे आपके पास क्या आ जाएंगे, आपके पास टोटल एसेट्स जो हैं वो आ जाएंगे। वो आपके कितने बनते हैं, तो 45 में सारा जमा किया, ये आपके टोटल एसेट्स जो हैं वो आ जाएंगे 9,045,000। अब इसमें आपने लिखनी है लाइबिलिटीज़। लोन था 8 लाख का, 4 लाख हमने पे कर दिया। अब हमारे पास लोन आ जाएगा जो बनता है 4 लाख रुपए का, और वो एक कार की लाइबिलिटी है 12 लाख रुपए की, वो जो हमने 2 महीनों में पे करनी है, वो भी हम इसमें से क्या करवाएंगे, लेस करवाएंगे। तो आपके पास जो क्लोजिंग नेट एसेट्स आएंगे, नेट एसेट्स एज ऑन 30 जून 2024 आएंगे, वो बनेंगे 16 लाख गया इसमें से, तो ये बनेगा 7,445,000 जो है ये आपके पास आ जाएंगे। क्लोजिंग नेट एसेट्स जो हैं वो आ रहे होंगे। और रही बात अब वेल्थ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की, तो आप वेल्थ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो आप उसको आराम से फाइल कर सकते हैं। आपके पास जो ओपनिंग थी वेल्थ वो थी 691। ओपनिंग वेल्थ जो है बेसिकली आपकी वो थी 6,915,000, ये आपकी थी ओपनिंग वेल्थ। अब इसमें आपने इनफ्लोज जो हैं वो ऐड करने हैं। इनफ्लोज तो सवाल में एक ही थे और वो थे सैलरी का 36 लाख रुपया, वो हम ऐड कर देंगे। आउटफ्लोज जो हैं वो हमने इसमें से क्या करवाने हैं, लेस करवाने हैं। आउटफ्लोज में एक हमने टैक्स पे किया था और वो था 4,35 का, वो आ जाएगा हमारे पास। उसके अलावा एक्सपेंसेस हमने पे किए हैं 26 लाख रुपए के टोटल। अब चूँकि टोटल एक्सपेंसेस कैश और बैंक के दोनों यहाँ पे आ जाएंगे, और हमने गिफ्ट पे किया सिस्टर को 30-35 हज़ार रुपये का, वो भी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कितना बनेगा हमारे पास, ये इनफ्लोज हैं या आउटफ्लोज हैं, आप इसको अगर यहाँ पर नेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा नेट एसेट्स ऑन 30 जून 2014, ये बनेंगे आपके पास 7,445,000 के। तो इसी सवाल था जिसको आप यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो आप बड़ी सिंपल सी बात है भाई, आप ओपनिंग का और इस क्लोजिंग का डिफरेंस लेंगे ना, जब आप इस ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस लेंगे तो बेसिकली कितना डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है आपका 5,30,000 का। ये 5,30,000 जो है डेट इज नेट इंक्रीज इन वेल्थ। ये आपकी वेल्थ में क्या हुआ है, इजाफा हुआ है, इंक्रीज किया गया है, जो उसने हमें यहाँ पर क्या किया है, गिवन किया है। सिंपल सी बात है। और अगर आप इसको सम करेंगे ना, इसको नेट करेंगे, इसका जवाब इस 5,30 के बराबर ही आ रहा होगा। तो सर डैट इज़ ऑल अबाउट वेल्थ स्टेटमेंट। ईजी था, आप इसको एक दफ़ा गो थ्रू कीजिएगा,
आपके पास स्टेटमेंट क्या है, बनानी कैसे है, सारा जो है वो समझ आ जाएगा।